हेलो बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ ओएचई। ठीक है कि जो ओएचई को डिजाइन किया जाता है वह किस सिद्धांत पे किया जा सकता है कह लीजिए, या उसको डिजाइन करने के लिए हम लोग कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। जिसमें से कि हमने 2 पॉइंट का ऑलरेडी इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था। ठीक है, होप सो आपने देखा होगा लेक्चर को। एक था आपका कॉन्टैक्ट वायर का हाइट कह लीजिए फ्रॉम द रेलवे ट्रैक, ठीक है, और दूसरा था आपका स्पैन लेंथ। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर रखा है। ठीक, आज हम लोग चर्चा करेंगे इनकम्बरेंस के बारे में। तो इनकम्बरेंस क्या होता है, ठीक है ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यह इनकम्बरेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, और इसको हम कैसे मान लीजिए कि ओएचई के डिजाइन में, मतलब कह लीजिए कि जब ओएचई का डिजाइन किया जाता है तब हम इसको किस प्रकार से कह सकते हैं कि कंसीडर करके चलते हैं कि कितना होना चाहिए। हालांकि इनकम्बरेंस जो होगा वह अलग अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही इनकम्बरेंस होगा, डिफरेंट अलग अलग हाइट पे होगा। क्या होगा इसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक डायग्राम आपके सामने अभी दिखाया जा रहा है। इस डायग्राम को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए इस डायग्राम में क्या है आपका, ये दो मास्ट है। आप बना लीजिएगा, इस पूरे डायग्राम को आप बना लीजिएगा, वहां पे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या ऐड करना है, सिर्फ आप इतना ध्यान रखिएगा। ये पूरा आपका ये मास्ट है और यह भी आपका मास्ट है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है कि इसके बीच का जो आपका स्पैन है वह कितना, नॉर्मल कंडीशन में हम लोग 72 मीटर मान के चलते हैं। ठीक है, एट 72 मीटर हम लोग इसका मान के चल रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा जो वायर है नीचे, ये वाला वायर जो है हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट वायर। ठीक है ना, कॉन्टैक्ट वायर। और यह जो वायर है आपका ये कैटनरी वायर, इसी को हम लोग मैसेंजर वायर भी कहते हैं। ठीक है ना। और यह बीच में आपका क्या लगा हुआ है, ड्रॉपर लगा हुआ है, जो कि अलग 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 साइज के हैं, जो कि 5 mm स्क्वायर, मतलब 5 mm स्क्वायर का होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखिए यह कॉन्टैक्ट वायर है आपका। ठीक है, यह कॉन्टैक्ट वायर है। ठीक ना। चलिए ये आपका देखिए कॉन्टैक्ट वायर, यह कॉन्टैक्ट वायर कुछ हम यहाँ से ऐसे बढ़ा रहे हैं, समझिएगा इन सब चीज़, क्योंकि इधर भी तो मास्ट होगा, इधर भी मास्ट होगा। ठीक ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही मास्ट हो। ये कॉन्टैक्ट वायर और यह आपका कैटनरी वायर आपका। ठीक है, ये फिर यहाँ से कुछ ऐसा हो जाएगा कैटनरी वायर। ठीक है, ये अलग के लिए। तो ये जो आपका वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से लेकर के कैटनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर के बीच में वर्टिकल प्लेन पे जो आपका एक्सियल डिस्टेंस है, उसे ही हम कहते हैं इनकम्बरेंस। समझ में आई बात, क्या बोल दिया मैंने। तो कैटनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर के वर्टिकल प्लेन पे जो डिस्टेंस है, जो गैप है कह लीजिए, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इनकम्बरेंस कह रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। यह जो होता है ये चीज हमारा क्या कहलाता है, इनकम्बरेंस कहलाता है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, इनकम्बरेंस कहलाता है। और यह जनरली होता कितना है, तो 1.5 सॉरी 4 मीटर होता है। कहाँ पे, एट दी पोल कह लीजिए, या नियर टू दी पोल कह लीजिए। ठीक है, तो जो पोल के पास की बात कर रहे हैं, जहां पे कि आपका नियर टू दी पोल जो होता है, वहां पे आप कह लीजिए कि उसका जो स्पेस कह लीजिए, गैप जो होता है कितना होता है, 1.5 मीटर, 1.4 मीटर, नॉट 1.5, 1.4 मीटर होता है। ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1.4 मीटर होता है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इनकम्बरेंस। अब देखिए ये इनकम्बरेंस जो है अलग होगा, ऐसा नहीं है कि सब जगह समान होगा। अब मान लीजिए कि ये कैटनरी वायर आपने कुछ इस तरह से लगा के रखा है, और ये आपका कुछ कॉन्टैक्ट वायर है, ये भी तो आपका इनकम्बरेंस ही का, हालांकि वो ड्रॉपर है, लेकिन इस बीच की जो डिस्टेंस होगा उसको भी तो हम इनकम्बरेंस ही कह रहे हैं ना। ये जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कह रहे हैं, इनकम्बरेंस कह रहे हैं। तो यहाँ नियर टू दी सपोर्ट और यह मिड स्पैन के पास में, यह क्या होगा, अलग अलग होगा। स्वाभाविक है कि यह जो मतलब आपका इनकम्बरेंस है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि सपोर्ट के पास में क्या होता है, वहां पे 1.4 मीटर होता है, बाकी अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। अब जैसे कर्व के पास में आप बात करेंगे, या कहीं पे ग्रेडियंट है वहां की बात करेंगे, तो वहां पे भी आपका इनकम्बरेंस क्या होगा, अलग अलग होता है। क्लियर है आपका। चलिए, axial distance on vertical plane between the catenary and contact wire is called encumbrance। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि इनकम्बरेंस क्या होता है, इसके बारे में लिखिए। या फिर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देगा कि वर्टिकल प्लेन पे एक्सियल डिस्टेंस जो है कैटनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर के बीच का, उसको क्या कहते हैं।
है ना, तो क्या हो जाएगा, वो इनकम्बरेंस कहलाता है, ध्यान रखिएगा। इन नॉर्मल सिचुएशन इनकम्बरेंस इज टेकन इक्वल टू 1.4 मीटर। नॉर्मल कंडीशन में आपको क्या बोले थे, नॉर्मली जो रहता है कितना रहता है, 1.4 मीटर रहता है, लेकिन कहाँ पे, नियर टू द सपोर्ट कह लीजिए या नियर टू द मास्ट कह लीजिए, ठीक है। मास्ट के पास में जो होता है कितना होता है, 1.4 मीटर के पास आसपास में वह रहेगा, ठीक है ना। चलिए, इनकम्बरेंस इज डिफरेंट एट डिफरेंट सिचुएशन। मैंने यह भी बोला था इनकम्बरेंस जो होगा वह क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट सिचुएशन पे अलग अलग होगा। डिफरेंट होगा मतलब अलग अलग होगा, अलग अलग सिचुएशन पे, ठीक है ना। अलग अलग सिचुएशन कहने से क्या मतलब है, सेम याद कीजिए, जहाँ पे टर्न आउट होगा। टर्न आउट मतलब जहाँ पे कह लीजिए कि आपका मोड़ आता है, देखते होंगे कभी कभी ट्रेन ट्रैक वगैरह जो होता है मोड़ा हुआ रहता है कुछ, इस तरह से आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको हम बताना चाह रहे हैं, टर्न आउट की बात हम कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये ट्रैक आपका कुछ ऐसा बना हुआ रहता है कहीं पे, अब देखिए ये कुछ ऐसा सिचुएशन आपका बना रहता है, ये आपका मोड़ है। कहीं कहीं को तो कुछ ज्यादा ही आपका मोड़ मिल जाएगा आपको, कुछ इस टाइप से आपका मुड़ा हुआ रहता है। तो इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका ग्रेडियंट होगा, क्योंकि यहाँ पे भी साइड साइड में आपका क्या होगा, अलग अलग टाइप से आपने यहाँ पे मास्ट लगा के रखा है, और मास्ट होगा तो इसी के ऊपर आपने क्या लगा रखा होगा, कैंटिलीवर असेंबली कुछ इस तरह से लगा के रखा होगा, ठीक है ना। कुछ इस तरह से कैंटिलीवर असेंबली लगा के रखा होगा, इसके मदद से यहाँ पे आप कैटनरी के बीच में और कॉन्टैक्ट वायर के बीच में आप डिस्टेंस बना रहे होंगे, मतलब गैप बना रहे होंगे। तो वह जो गैप होगा यहाँ पे आपका डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। चलिए, टर्नआउट्स हो गया, ओवरलैप हो गया, या इन द विसिनिटी ऑफ ओवरलाइन स्ट्रक्चर, क्लोजनेस हो जाता है, ओवरलाइन स्ट्रक्चर के क्लोज की बात हम करें तो वहां पे अलग होगा। और मतलब ओवरलैप का क्या होता है, देखिए ओवरलैप का मतलब होता है, मान लीजिए ये कोई आपका मास्ट है, ठीक है, और ये दो मास्ट है, यहाँ से आपका कंडक्टर चला तो यहाँ तक आपका लेके आया, ठीक। फिर यहाँ से आपको कुछ ऐसा दूर तक ऐसा कुछ लेके चलना रहता है, बताएंगे आपको हम आगे, क्योंकि मतलब हाँ ठीक, ठीक है ना। आगे मैं इसके बारे में और चर्चा करूंगा, ओवरलैप के बारे में आपका रह गया, न्यूट्रल सेक्शन है, इसके बारे में आपको बताऊंगा जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। रेगुलेटेड ओएचई, अनरेगुलेटेड ओएचई, या ओवरलैप हो गया, न्यूट्रल सेक्शन हो गया, या फिर आपका हाँ ये सब आपके सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो कि क्या है ये सब टर्म यूज होते हैं, कहाँ पे यूज होते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल इसका होगा, इन सब के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। बट समझ लीजिएगा थोड़ा सा। तो कुछ इस तरह से यहाँ से आपको क्या होगा, यहाँ से आपको यहाँ पर ले जाना पड़ेगा, तो ये वाला जो बीच का पोर्शन है यहाँ तक क्या होगा, ये भी कंडक्टर आपने लाया और यहाँ से ये भी कंडक्टर, तो ये चीज ही हमारा क्या कहलाता है, ओवरलैप कहलाता है, ठीक है ना। यही चीज हमारा क्या कहलाएगा, ओवरलैप कहलाएगा। अब ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, इंसुलेटेड ओवरलैप होता है, फिर अनइंसुलेटेड ओवरलैप होता है, इसके बारे में आगे बताएंगे। होप सो आप समझ गए होंगे कि ओवरलैप क्या है, ठीक है ना। तो यही चीज है आपका, ठीक। चलिए, तो ओवरलैप के कंडीशन में या विसिनिटी ऑफ ओवरलाइन स्ट्रक्चर जो होता है वहां के कंडीशन की बात करेंगे तो हमारा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इतना आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, अगला हम देखते हैं कॉन्टैक्ट वायर ग्रेडियंट। कॉन्टैक्ट वायर ग्रेडियंट से आप क्या समझते हैं, देखिए कॉन्टैक्ट वायर ग्रेडियंट से कहने का मतलब है कि ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हाइट को आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, जो किसका हाइट, तो कॉन्टैक्ट वायर का, ठीक है, जो कॉन्टैक्ट वायर है उसके हाइट को आप क्या कर रहे हैं, कभी बढ़ा रहे हैं कभी घटा रहे हैं, ठीक। तो जब आप बढ़ाएंगे घटाएंगे तो डेफिनेटली उसके हाइट में चेंजेस आएगा ही आएगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ये मास्ट है और एक यहाँ पे ये दो मास्ट है, ये कुछ इस तरह से आपने कुछ अलग अलग मास्ट ले लिया। अब यहाँ से कुछ आपको हम ऐसे करके ऐसे बताए, देखिए कितना थोड़ा मार्जिन और आपको टेढ़ा दिख रहा होगा, कुछ इस तरह से आपका दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो यही चीज हमारा ग्रेडियंट कहलाता है, ये अप ग्रेडियंट होता है, कभी डाउन ग्रेडियंट होगा। रिक्वायरमेंट जगह जगह अलग अलग जगहों पे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से ट्रैक ये चल मतलब ओवरहेड कंडक्टर लाया यहाँ, अब यहाँ पे आपका लेवल क्रॉसिंग मिल गया, ठीक है, लेवल क्रॉसिंग मिल गया, ये बहुत ज्यादा शार्प नहीं होता है, ठीक है।
बहुत कम 1 मीटर पे 3 mm का मिलेगा, लगभग लगभग आपको मिलेगा, लंबे लंबे डिस्टेंस पे आपको मिलेगा ये सब, ठीक है। जो कि आपको जनरली देखने को समझ में नहीं आएगा कि वहां पे ज्यादा होगा कम होगा, पता नहीं चलेगा आपको ग्रेडियंट, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ से आपको लेके चलना है और थोड़ा सा मान लीजिए कहीं पैसा करके कहीं आपको झुकाना है, लंबे डिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये छोटे से डिस्टेंस पे हम लोग बात कर रहे हैं, एक स्पेन की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस पे ये सब हमारा ग्रेडियंट बना जाता है। अगर नहीं मान लीजिए कि ऐसा करके आप बना रहे हो, ठीक है ना, अगर इतना इतना आप मतलब डाल रहे, जैसे कि यहाँ से आपने यहाँ रखा, फिर आपने यहाँ रखा, फिर इस तरह से कुछ ऐसा कर रहे हो, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा आपका ग्रेडियंट हो रहा है, तो जो स्मूथनेस होगा करंट कलेक्शन का वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसके कारण आपका स्पार्किंग बढ़ जाएगा, लोकोमोटिव में स्पार्किंग बढ़ेगा, जिसके कारण पेंटोग्राफ जो होगा वह डैमेज होने का चांस रहेगा, कह लीजिए कि डैमेज हो जाएगा, या ओवरहेड कंडक्टर हो सकता है डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना, ड्यू टू वाइब्रेशन कह लीजिए या फिर ड्यू टू फ्रिक्शन कह लीजिए, इन सब के वजह से हमारा क्या होगा, पेंटोग्राफ डैमेज हो जाएगा या ओवरहेड कंडक्टर डैमेज होगा। इसलिए आप कभी नहीं कह सकते कि ये शार्प ग्रेडियंट होता है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत माइनर रहता है, 3 mm के आसपास में रहता है पर मीटर हिसाब से दिया जाता है, तो ये चीज जो हमारा है ग्रेडियंट ही कहलाता है, कहाँ पे, ठीक है ना, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो ये ही हमारा क्या है, ग्रेडियंट है, ठीक। तो ये जो स्लोप आप बनाते हो ना, ये वाला स्लोप, ये थोड़ा उठा है, फिर कुछ दूरी पे आपको ऐसे करके आप लेके चल रहे हो, कुछ ऐसा देखो यहाँ पे आपका ग्रेडियंट बना, तो ये चीज जो एंगल बन रहा है एक तरह से स्लोप ही कह लो ना, स्लोप को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, तो यही चीज होता है। ये कहाँ कहाँ पे, कभी मान लो जैसे लेवल क्रॉसिंग पे आपका हाइट ज्यादा होगा, ओवरहेड कंडक्टर का हाइट ज्यादा रहता है, तो वहां पे माइनर आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको कहीं टनल्स मिल गया तो वहां पे आपको घटाना पड़ेगा, तो सभी जगह सेम हाइट तो रह नहीं रहा है, डेफिनेटली कहीं बढ़ रहा होगा, कहीं कहीं पे आपका क्या होगा, घट रहा होगा, तो जहां पे बढ़ेगा वहां पे ग्रेडियंट ऊपर हो रहा है तो उसको हम अप ग्रेडियंट बोलते हैं, जहां पे घट रहा होगा उसको हम डाउन ग्रेडियंट बोलते हैं, कुछ इस तरह से आप ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं हाइट पे आपका जाना होगा तो इस तरह से आपको बना ही रहे होंगे, ठीक है ना, इस तरह से बना लेंगे, ध्यान रखिएगा हाइट आपका सेम रहेगा किसके, ट्रैक और कॉन्टेक्ट वायर के बीच में, तो ये अप ग्रेडियंट होगा, तो यहाँ जब ऊपर उठाना होगा तो कैसे उठाएंगे, अचानक साथ तो लेके नहीं जा सकते, तो धीरे धीरे करके हम लोग क्या करते हैं, ग्रेडियंट बनाते हैं, तो ये हमारा अप ग्रेडियंट हो, जब यहाँ पे आएगा फिर आपको नीचे भी आना है ना, तो जब नीचे आएंगे तो हमारा फिर भी ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन ग्रेडियंट बोलते हैं, तो इस टाइप से आप इस चीजों को समझ सकते हैं, ठीक ना। तो वही चीज देखिए, कॉन्टेक्ट वायर पासेस अंडर वेरियस सिचुएशन, जो कॉन्टेक्ट वायर है उसको अलग अलग सिचुएशन से आप पास कराते हैं, इसका कहने से क्या मतलब है कि जैसे आप कभी टनल्स के पास में लेके जा रहे हैं, कभी आप लेवल क्रॉसिंग के पास में लेके जा रहे हैं, कहीं भी आप क्रॉस ओवर के पास में लेके जा रहे हैं, टर्न आउट पे लेके जा रहे हैं, कर्व पे लेके जा रहे हैं, तो उन सब जगहों पे हाइट क्या होता है, अलग अलग होता है, सच एज इट हैज टू पास अंडर ओवर ब्रिजेस, ओवर ब्रिज के अंदर भी पास करना होता है, लेवल क्रॉसिंग के पास में जो फाटक जो बोलते हो है ना वहां पे होगा, या इंटरनल्स ईटीसी, तो हर एक जगहों से इसको क्या करना रहता है, पास करना रहता है, जिसके कारण से कि इसका हाइट क्या होगा, अलग अलग होगा। सो इन सच सिचुएशन हाइट ऑफ अ कॉन्टैक्ट वायर फ्रॉम रेल हैज टू मोर और लेस, तो इस प्रकार के सिचुएशन में कभी आप क्या देख रहे हैं, हाइट को कभी ज्यादा है, या फिर आप कह सकते हैं हाइट कभी कम है, जब हाइट ज्यादा है कम है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्लोप का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो वही चीज है, इट्स हाइट फ्रॉम रेल चेंजेस, रेल कहने का मतलब यहाँ पे आप रेल ट्रैक समझिएगा, ठीक है, रेल ट्रैक्स, है ना, रेल ट्रैक्स से क्या होता है, इसका हाइट चेंज करता है, रेल ट्रैक से देख लो, यहाँ पे जैसे हम यहाँ से बात करें, ये ट्रैक है हमारा, ठीक है, ये ट्रैक है, यहाँ पे आपका ट्रैक तो नीचे ही रहेगा, तो इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ से इसका हाइट क्या होगा, चेंज करेगा, देखो यहाँ से इसका हाइट चाहे यहाँ से इसका हाइट सब क्या है, अलग अलग आपको मिलेगा। अब ऐसा मत समझिए कि बहुत ज्यादा रहेगा, नहीं, माइनर रहेगा, कहीं पे 3 mm, कहीं पे 2 mm, 4 mm, कुछ इस तरह से आपको जो है मतलब डिस्टेंस आपको या हाइट कह लीजिए चेंजेस मिलेगा, ठीक। तो उसी को हम लोग क्या करें, जो हाइट चेंज होता है उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। दिस चेंज शुड नॉट बी सडन, अचानक से आप इस चेंज जो मतलब हाइट को चेंज कर रहे हो वो नहीं हो सकता है, या जो हम बता रहे थे आपको शार्प चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट इट हैज टू बी ग्रेजुअल, लेकिन इसको धीरे धीरे, ग्रेजुअल मतलब होता है क्या, धीरे धीरे, धीरे धीरे आप इसको क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, अदरवाइज पेंटोग्राफ में लूज कॉन्टैक्ट और एक्सर्ट एक्सेसिव प्रेशर ऑन द कॉन्टैक्ट वायर विच इज नॉट डिजायरेबल। अगर आप शार्प बनाते हैं या फिर आप मान लीजिए सडन स्लोप या ग्रेडियंट आप बना देते हैं, ठीक है ना, तो उसके वजह से क्या हो सकता है कि पेंटोग्राफ का
कांटेक्ट जो होगा पेंटोग्राफ का जो स्पर्श कह लीजिए, है ना, कांटेक्ट जो है कांटेक्ट वायर से कभी बनेगा कभी छूटेगा, कभी बनेगा कभी छूटेगा, जिसके कारण हमारा करंट का कलेक्शन जो होगा वह स्मूथली नहीं हो पाएगा, मतलब स्मूथ करंट कलेक्शन हम लोग नहीं कर पाएंगे, जो कि डिजायरेबल नहीं है, जो कि मतलब सही नहीं है ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि अगर स्मूथ करंट कलेक्शन नहीं होगा, कभी आएगा करंट मिलेगा कभी छूट जाएगा, कभी करंट मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, तो उस हिसाब से आप ट्रेन को लोकोमोटिव को ऑपरेट नहीं करा सकते। जैसे कि आप ऐसे चलो ना, सोच के चलो ना, कोई मोटर ऑपरेट करा रहे हो, तुरंत सप्लाई आया आया सप्लाई मान लो दिए उसमें, और तुरंत बंद करो, तुरंत सप्लाई दिए तुरंत बंद करो, क्या वह मोटर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सेम चीज यहाँ पे भी होता है कि अगर कंटिन्यूअसली आपको इलेक्ट्रिसिटी या लोकोमोटिव को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रहा होगा, तो वह सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सो डिजायरेबल नहीं होता है। सो वेन एवर ओ एच ई पासेस अंडर एन ओवरलाइन स्ट्रक्चर द हाइट ऑफ अ कॉन्टेक्ट वायर इज टू बी रिड्यूस्ड। यहाँ पे अंडर ब्रीज कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ अंडर ब्रिज कर लीजिएगा, ठीक है। अंडर ब्रिज की बात कर रहे हैं। वेन एवर ओ एच ई पासेस अंडर ब्रिज, जब अंडर ब्रिज में या टनल्स की बात हम कर लेते हैं, वहां पे भी अगर मान लीजिए जब ओ एच ई पास करेगा, तो ओवरलाइन स्ट्रक्चर का जो ओ एच ई है उसका हाइट क्या होगा, कॉन्टेक्ट वायर का, रिड्यूस होगा इफ नेसेसरी, घटाना ही पड़ेगा जरूरत के हिसाब से। एट लेवल क्रॉसिंग द हाइट ऑफ अ कॉन्टेक्ट वायर फ्रॉम रेल इज इंक्रीज्ड। लेवल क्रॉसिंग का जो फाटक है वहां पे इसका हाइट क्या होगा, इसको इंक्रीज करना है या इसको बढ़ाना है। जब इसके हाइट को आप बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ स्लोप वहां पे आपको बनाना ही पड़ेगा, माइनर स्लोप रहेगा, ठीक है। सो द चेंज ओवर द हाइट फ्रॉम नॉर्मल वैल्यू टू द रिड्यूस्ड वैल्यू अंडर ओवर ब्रिजेज एंड increased value at the level crossing has to be achieved very gradually। जब आप या जब जो कांटेक्ट वायर का हाइट आप बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, जब आप बढ़ा रहे हैं लेवल क्रॉसिंग के टाइम पे बढ़ा रहे हैं, जब आप घटा रहे हैं तो ड्यूरिंग पासिंग थ्रू द टनल्स कह सकते हैं, या जब हम अंडर ब्रिज के थ्रू पास कर रहे होंगे तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके हाइट को घटा रहे हैं, ठीक है। तो वह जो आप बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, जो चेंजेस कर रहे हैं उसके नॉर्मल वैल्यू ऑफ हाइट से, तो वह जो चेंजेस होना चाहिए वो ग्रेजुअल होना चाहिए, मतलब धीरे धीरे होना चाहिए, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन स्पीड टू अवॉइड स्पार्किंग एंड लूजिंग कांटेक्ट बिटवीन पेंटोग्राफ एंड ओवरलैप। यह भी ध्यान में रखना है कि हम इस तरह से उसको चेंज करेंगे कि जो कांटेक्ट वायर है और पेंटोग्राफ होगा उसके बीच का स्पर्श कह लीजिए या जो कांटेक्ट है वह छूटना नहीं चाहिए, है ना, वह लगातार कंटिन्यूअसली बना रहना चाहिए। और अगर वह बना रहेगा तो आप कितना भी स्पीड रखेंगे, कितना मतलब एक लिमिटेड स्पीड जो मैक्सिमम स्पीड होगा उसी पे रखेंगे ना, तो वह स्पीड भी रहेगा, तो वह कांटेक्ट अगर बना रहता है तो उसके कारण अस्मूथ करंट कलेक्शन हो पाएगा। और अगर कांटेक्ट छूट जाता है या संपर्क छूट जाता है कांटेक्ट वायर और पेंटोग्राफ के बीच में, तो वह प्रॉपर संपर्क नहीं बनाने के कारण वहां पे क्या होगा, स्पार्किंग होगा, ठीक। और वह स्पार्किंग होने के कारण आप कह सकते हैं जो पेंटोग्राफ होगा या जो कांटेक्ट वायर होगा वह डैमेज हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसी चीज को अब एक बार और हम रिकॉल कर लेते हैं शॉर्ट के फॉर्म में, कितना कितना आपका ग्रेडियंट होगा इसके ध्यान से लिख लीजिए, ठीक है। पहले लिखिए सिचुएशन और फिर यहाँ मैक्सिमम पॉसिबल स्लोप, यही हमारा क्या है, ग्रेडियंट है, ठीक है। मैक्सिमम परमिजिबल स्लोप है जो कि हमारा ग्रेडियंट है, यहाँ पे आप सिचुएशन कर लीजिए, ये आपका क्लियर नंबर होगा। ट्रैक्स वेयर मैक्सिमम परमिजिबल स्पीड इज मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए वैसे जगहों पे जहां पे कि आपने ट्रैक बनाया है जिसका कि स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है, 100 किलोमीटर पर आवर से अगर ज्यादा हाइट है, तो वैसे सिचुएशन पे आप ध्यान दीजिए 3 mm पर मीटर, मात्र 1 मीटर में आप 3 mm का कर सकते हैं चेंजेस। कितना माइनर है, 1 मीटर है और मात्र 3 mm, है ना, 0.03 करके हम लोग उसका कर रहे हैं कि 3 mm का सिर्फ हम स्लोप बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक मान लो ये हमारा नॉर्मल पोजीशन है
तो इसमें अगर करना हुआ तो कुछ थोड़ा सा एकदम बिल्कुल ऐसा उठेगा कुछ, है ना, या अगर डाउन ग्रेडियंट होगा तो कुछ ऐसा जाएगा माइनर, मतलब 3 mm का सिर्फ स्लोप आप बना सकते हो। कब ध्यान रखिएगा इस चीज को कि 100 km/h के स्पीड से ज्यादा होगा तब, ठीक है ना। अगला हम बात करें ट्रैक्स वेयर परमिजिबल ट्रेन स्पीड इज 100 km/h और लेस। अब देखो वैसे सिचुएशन पे हम बात करते हैं जहां का स्पीड 100 km/h से कम है ना, 100 km/h से कम है या 100 km/h है, तो वैसे जगहों पे आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, ग्रेडियंट को बढ़ा सकते हो या स्लोप को थोड़ा बढ़ा सकते हो, जो कि कितना है 4 mm/m। बढ़ाए भी तो कितना 1 mm बढ़ाया आपने, है ना। ऐसा नहीं है कि आप 5 mm 20 mm 50 mm बढ़ा दे रहे हो, नहीं, है ना, मात्र 1 mm बढ़ाया, 3 से आपने क्या किया 4 mm किया, ठीक। तो जहां पे कि 100 km/h से कम होगा या 100 km/h होगा, तो वैसे जगहों पे आप जो है स्लोपिंग बनाएंगे तो कितना बनाएंगे 4 मीटर 4 mm, सॉरी 4 mm/m पे बनाएंगे। अगला है आपका फोर सीडलिंग। इसके लिए आपको क्या करना है 10 mm/m। सीडलिंग मतलब जहाँ पे कि आप सीडिंग वगैरह बनाते हैं वहां पर कह सकते हैं, या जो मान लिए रोलिंग स्टॉक होता है, मालगाड़ी होता है जहाँ पे देखते हैं फ्रेट ट्रेन जहाँ पे कि सामान वगैरह उतारा जाता है, वही सब जगहों पे हम बात करें तो वहां पे थोड़ा हाइट जो आप बनाएंगे, हाइट स्लोप बनाएंगे तो वह थोड़ा ज्यादा हो सकता है, नथिंग बट 10 mm/m, 1 मीटर पे आपका 10 mm हो सकता है, ठीक है ना। तो ये था आपका ग्रेडियंट। खूब सो आप समझ में आ रहा होगा कि ग्रेडियंट क्या होता है, नथिंग बट सिंपल आप भाषा में समझिए तो हमारे पास स्लोप जो होता है उसी को हम ग्रेडियंट बोलते हैं। वह जहाँ पे आप मान लीजिए कि नॉर्मल हाइट कुछ और रहेगा, नॉर्मल हाइट से आप जब बढ़ाएंगे वह अप ग्रेडियंट कहलाता है, और जब नॉर्मल हाइट से आप नीचे आएंगे थोड़ा, है ना, मतलब नॉर्मल हाइट पे आएंगे, नॉट नॉर्मल हाइट के नीचे हम बात करें, जहाँ पे अप हुआ होगा तो डेफिनेटली वह फिर नॉर्मल हाइट पे आएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं डाउन ग्रेडियंट कहते हैं। क्लियर है। वह अलग अलग होता है, मैक्सिमम हम लोग 10 mm तक लेते हैं फॉर सीडिंग कंडीशन में, और जब आप 100 km/h स्पीड से ज्यादा रखते हो तो वहां पे आप 3 mm का रखते हो, और जहां पे कम है वहां पे आप 4 mm का बनाते हो, ठीक है। तो ये दूसरा चौथा पॉइंट था। लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ OHE। देखिए कंपोजिशन ऑफ OHE का मतलब है कि हम जो ओवरहेड इक्विपमेंट को बनाते हैं उसमें हम क्या क्या मिलावट करते हैं, क्या वह प्योर कॉपर का रहता है या फिर उसमें कुछ मिक्स है, या मिला करके बनाते हैं, या उसका करंट डेंसिटी है कितना होना चाहिए, या मतलब हम कैसे कंसीडर किए हैं, इन सब चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके लिए देखिए कि आपको क्या है ना कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, है ना। एक्सपेरिमेंट किया गया था कि उसमें से कुछ करंट फ्लो करवा करके देखा गया था कि कितना करंट फ्लो करवाने के बाद हमारा जो करंट डेंसिटी होगा कितने के लिए वह टॉलरेबल है, बर्दाश्त किया जा सकता है या उसको टॉलरेट कर लेगा, उस हिसाब से हम इसको लेकर चले हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। द कॉन्टैक्ट एंड कैटेनरी वायर इज कंसिडर्ड एज अ मेन इक्विपमेंट ऑफ OHE। अगर आप ओवरहेड इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं तो ओवरहेड इक्विपमेंट में सबसे मेन कंपोनेंट अगर है तो वह कॉन्टैक्ट वायर है, क्योंकि बिना कॉन्टेक्ट वायर के तो फिर ओवरहेड इक्विपमेंट आधा अधूरा है ना। सबसे इंपॉर्टेंट अगर पार्ट है कोई या सबसे इंपॉर्टेंट अगर कंपोनेंट है तो वह तो कॉन्टेक्ट वायर ही है। तो यहाँ पे वही चीज कहा जा रहा है, कॉन्टेक्ट और कैटनरी वायर जो है कंसिडर किया जाता है मेन इक्विपमेंट, OHE का मेन इक्विपमेंट है। टू डिटरमाइन द साइज ऑफ अ कॉन्टेक्ट वायर फॉलोइंग फैक्टर शुड बी केप्ट इन माइंड। जब आप उसके साइज की बात कर रहे हो तो मतलब कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका होगा, तो वह कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर में यह डिपेंड करता है। जैसे ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी का मतलब कहना है कि आप जिस एरिया में बनाए, जहां पे आपने ट्रैक बनाया है उसके ऊपर आपने बना दिया ओवरहेड कंडक्टर, तो हम इन सब चीजों को ध्यान रखते हैं कि कितना अधिक फ्रीक्वेंसी है ट्रेन का वहां पे, है ना। कोई ऐसा भी एरिया है जहाँ पे दिन भर में 5 ट्रेन पास करी बहुत है, कोई ऐसा भी एरिया है जहाँ पे 10 ट्रेन, कोई ऐसा भी एरिया जहाँ पे 20 ट्रेन, तो मतलब मेन लाइन एरिया वाला में ज्यादा ट्रेन चलता है ना, तो वहां पे ट्रैफिक डेंसिटी क्या है ज्यादा है। और कभी आप गांव इलाके में चले जाए तो वहां पे ट्रेन का फ्रीक्वेंसी मतलब ट्रेन का संख्या जो है वह क्या है कम है, तो वहां पे ट्रैफिक डेंसिटी क्या है कम है, ठीक है ना। तो इस आधार पे भी हम देखते हैं, अब जहां ज्यादा डेंसिटी रहेगा वहां पे करंट कलेक्शन भी लगातार आपको मिलता रहेगा, तो डेफिनेटली वहां पे साइज वो है उस आधार से हमको बनाना पड़ेगा। ट्रेन लोडिंग टाइम शेड्यूल, ठीक है। अब जैसे ये सब फ्लाइट ट्रेन के लिए भी होता है कि कभी आप किस टाइम पे आप ट्रेन को लोड कर रहे हो फिर अनलोड कर रहे हो, इन सब चीजों को भी हम ध्यान में रखते हैं। ट्रेन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट पे भी आ जाइए, कहाँ पे आपने जो ग्रेडियंट है मतलब हाइट बढ़ाया है या हाइट घटाया है,
उस पे भी हमारा ये फैक्टर जो ये साइज जो है वो डिपेंड करता है। लोड करंट स्वाभाविक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोड करंट, आप जानते होंगे, जो कि कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिजाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। आपको पता ही होगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए होता है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे भी कंडक्टर का साइज जो है वो डिसाइड करते हैं। डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द फीडिंग पोस्ट, ठीक है ना। जो फीडिंग पोस्ट आपने पढ़ा है ऑलरेडी, दूसरे चैप्टर में बता चुका हूँ फीडिंग पोस्ट क्या होता है, ठीक ना। तो फीडिंग पोस्ट से और सब स्टेशन से आप कह लीजिए कितने डिस्टेंस पे आपने लगाया है, तो उस हिसाब से भी आपको देखना होगा कि जो ओवरहेड कंडक्टर है उसको आपने जो डिजाइन किया है या जो आपने साइज कंसीडर किया है तो कितना किया है, तो इस पे भी यह एक फैक्टर है जो जिसपे कि डिपेंड करता है। वोल्टेज ड्रॉप आप कह लीजिए कि अब ज्यादा डिस्टेंस रहेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे उसको भी देखते हैं, ठीक। परमिजिबल टेम्परेचर राइज ऑफ अ कॉन्टैक्ट वायर में हमारा कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है उस हिसाब से भी हम इसको करते हैं, कंसिडर करके चलते हैं। तो जनरली एक फिक्स होता है कि हाँ इतना वायर जो है हम लोग यूज कर सकते हैं, कॉपर का है या ACSR का, तो हम कितना साइज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि एक टेस्ट किया गया था, ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे, ए टेस्ट इज कैरिड आउट इन अ फ्रांस। आपको ये चीज ध्यान रखिएगा, फ्रांस प्रैक्टिस के हिसाब से ही हमने OHE को एक्सेप्ट किया, मतलब कंसीडर किया था, लिया था, और फिर मतलब एडॉप्ट किया था। एडॉप्ट करने के बाद हमने उसमें मॉडिफिकेशन किया, और मॉडिफिकेशन करके हम लोग अभी करंटली यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। वही चीज है कि फ्रांस में एक टेस्ट किया गया था एंड अदर डिफरेंट और भी अलग अलग कंट्रीज में किया गया था, तो इसके आधार पे हमारे पास कुछ रिजल्ट ऑब्टेन हुआ। वह रिजल्ट क्या है इस चीज को समझिए। फॉर ए स्टेडी मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस ऑब्टेन्ड आफ्टर 20 मिनट्स, द परमिजिबल करंट डेंसिटी इन द कॉन्टैक्ट वायर इज 4.7 एम्पियर पर mm स्क्वायर। देखो कहने का मतलब है कि एक कंडक्टर लिया गया, ठीक है, ठीक, साइज अभी नहीं बता रहा हूं मैं, एग्जैक्टली साइज नहीं है, कोई कंडक्टर लिया गया, उसमें क्या किया गया, करंट को पास किया गया। करंट जो डेंसिटी होगा उसका है 4.7 mm पर mm स्क्वायर, है ना, 1 mm स्क्वायर पे कह लीजिए, यहाँ पर mm स्क्वायर तो आप ऐसा भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4.7 एम्पियर करंट को फ्लो कराया गया 1 mm, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट किया गया उसी की बात कर रहा हूँ। जब 4.7 एम्पियर पर mm स्क्वायर करंट डेंसिटी उस कंडक्टर के द्वारा पास कराया गया, कितने टाइम के लिए, तो 20 मिनट्स के लिए, 20 मिनट के लिए। जब 20 मिनट के लिए पास कराया गया तो उसमें देखा गया कि टेम्परेचर जो है 80 डिग्री तक बढ़ जा रहा था। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। जब 4.7 एम्पियर पर mm स्क्वायर करंट डेंसिटी फ्लो कराया जा रहा था कंडक्टर के द्वारा फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट के लिए, तो देखा गया कि 80 डिग्री टेम्परेचर जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और यह फिक्स हो गया, ठीक है। 80 डिग्री तक बढ़ा, लेकिन 80 डिग्री से फिर ये टेम्परेचर नहीं बढ़ा, मतलब स्टेडी हो गया, फिक्स हो गया, उससे ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, कंसिडरेबल है, ठीक है ना, चलेगा। लेकिन हो सकता है कभी 79 भी होगा, 78 भी होगा, 70 भी होगा, हो सकता है कभी 81 भी होगा। तो देखा गया ऐसा कि 80 डिग्री टेम्परेचर जो है 80 डिग्री वह उतना तक बढ़ा नॉर्मल सिचुएशन से, और बढ़ने के बाद वह स्टेडी हो गया, फिक्स हो गया, उसके बाद फिर टेम्परेचर नहीं बढ़ा, ठीक ना। समझ रहे हैं बात को। तो फिर क्या कहा गया कि कंसीडर कर लिए कि हम 4 एम्पियर पर mm स्क्वायर का करंट डेंसिटी जो है हम कंसीडर करके चलेंगे। सो वी कैन टेक दिस एज 4 एम्पियर पर mm स्क्वायर फॉर कॉपर। तो कॉपर का हम कंडक्टर यूज करेंगे जिसका करंट डेंसिटी कितना होगा, 4 एम्पियर पर mm स्क्वायर। ध्यान रहे कि जब करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करने के कारण जो आई स्क्वायर आर लॉस होता है उसके कारण टेम्परेचर भी बढ़ता है ना, बढ़ जाता है। तो अब ऐसा नहीं कि बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाने के कारण जो कंडक्टर है उसमें भी आपको परेशानी होने लगेगा। याद कीजिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। तो फिर ये धीरे धीरे इंसुलेटर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। So for 4 ampere per mm square current density overload allowed is 50% for 3 मिनट। अब देखो ये भी एक चीज यहाँ पे लगा दिया कि अगर आपने कंडक्टर यूज किया है 4 एम्पियर पर mm स्क्वायर का करंट डेंसिटी अगर ले रहे हैं, वह भी
किसके लिए? तो कॉपर के लिए। तो आप उसमें 50% तक ओवरलोडिंग कर सकते हैं, वह भी कितने टाइम के लिए? तो मात्र 3 मिनट के लिए, ठीक है ना, क्योंकि लोड कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, ऐसा पॉसिबल है, जरूरी नहीं है कि लोड फिक्स रहेगा, है ना। तो लोड हमारा क्या होगा, अगर बढ़ भी गया तो 50% अगर अधिक हो गया, ओवरलोड हो जाता, जितना एक्चुअल करंट है उससे अगर 50% बढ़ गया, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत वो जल जाएगा या तुरंत डैमेज हो जाएगा, वह 3 मिनट के लिए बर्दाश्त कर सकता है। तो हम इन सब चीजों को कंसीडर करके चलते हैं। तो 3 मिनट तक वो बर्दाश्त कर सकता है, 3 मिनट से जैसे ही ज्यादा होगा वह डैमेज हो जाएगा। सो फॉर द मैक्सिमम लोड करंट अप टू 600 एम्पियर, 600 एम्पियर के लिए हम लेते हैं कॉपर इक्विवेलेंट ऑफ 150 mm² हैज बीन यूज्ड फॉर OHE। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक सीन निकल के आ गया कि अगर मान लीजिए करंट आपके पास 6000 एम्पियर तक ड्रॉप कर रहा है ओवरहेड कंडक्टर, तो अगर सॉरी नॉट 6000, 600 एम्पियर, अगर 600 एम्पियर तक ड्रॉप कर रहा है, तो उस सिचुएशन में अगर आप कॉपर यूज कर रहे हैं तो 150 mm² का कॉपर आप यूज कर सकते हैं, जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक ना। चलिए अगला हम देखते हैं, टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब देखो कॉपर प्योरली हम यूज कर नहीं सकते, क्योंकि उसका ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता नहीं है, और वह स्ट्रिंगिंग करोगे जब आप 72 मीटर तक या लंबे लंबे स्पैन के लिए जब आप स्ट्रिंगिंग करोगे, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होने के कारण वह क्या होगा, टूट सकता है या डैमेज हो सकता है। तो उसी में टेंसाइल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ मिला देते हैं। सो यहाँ पे देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ OHE बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रॉन्ज या कैडमियम या फिर कॉपर कैटनरी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉपर, even the conductivity of this metal is low as 60% and 80% for bronze and cadmium copper respectively। कहने का क्या मतलब हुआ कि हम लोग ब्रॉन्ज को या फिर कॉपर को क्या करते हैं, मिला देते हैं। कॉपर जो है, ब्रॉन्ज को कहिए या कैडमियम कॉपर को, हम क्या करते हैं कैटनरी में और कॉन्टेक्ट वायर में मिला करके उसको बना देते हैं। ये मिलाने से क्या होता है, उसका कंडक्टिविटी ऑलरेडी लो हो जाता है, फिर भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए समझिएगा इस चीज को, टेंसाइल स्ट्रेंथ तो उसका बढ़ गया जब हम मिलाए ब्रॉन्ज को या कैडमियम कॉपर को, हम जब मिला दिए कॉपर में, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में हम पाते हैं कि उसका कंडक्टिविटी जो है वह लो हो जाता है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखो यहाँ पे यह भी बताया गया है कि उसका जो कंडक्टिविटी होता है लो होता है, तो कितना लो होता है, तो जब आप 60% मतलब उसका कंडक्टिविटी जो है 60% कम हो जा मतलब हो जाता है, जहां होना चाहिए 100% हो गया कितना, 60%। किस केस में, जब आप ब्रॉन्ज मिलाते हो, है ना, ब्रॉन्ज का जब आप उसमें मिलाते हो तब 80% आपका हो जाता है, कब, जब आपका कैडमियम कॉपर आप उसमें मिलाते हो, तो बेटर है कैडमियम कॉपर ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। अब देखिए मटेरियल यूज्ड फॉर कैटेनरी वायर इज जनरली ऑफ द फॉलोइंग हैव अ डिफरेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अलग अलग टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो बढ़िया है आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए अलग अलग टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है। अब कैटनरी से आप ये मत समझ लेना कि सिर्फ कैटनरी की बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर दोनों की बात कर रहे हैं, है ना। हार्ड ड्रॉन कॉपर है तो उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 42 kg पर mm² होता है। एनिल्ड कॉपर जो होता है उसका 25 kg पर mm² होता है। कैडमियम कॉपर होता है उसका 63 kg पर mm² होता है, ठीक है। देयर आर ड्रॉपर बिटवीन द कॉन्टैक्ट वायर एंड कैटनरी वायर फॉर सपोर्ट। ये सब टर्म कॉमन है आपका। सपोर्ट के लिए हम कैटनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर के बीच में क्या करते हैं, ड्रॉपर लगा देते हैं, ठीक है। ड्रॉपर लगा देते हैं, उसके कारण से आपका एक तो सपोर्ट भी मिल जाता है और कॉन्टैक्ट वायर में सैग भी क्या होता है, कम हो जाता है। दिस ड्रॉपर आर मेड अप ऑफ अ कॉपर एंड आर 5 mm² इन डाय 5 mm, ठीक है, 5 mm इन डाया, स्पेस्ड नॉट मोर देन 9 मीटर। अब ये जो ड्रॉपर होता है वो कितना, 9 मतलब 5 mm का बताया था, 5 mm का, यहाँ पे 5 mm² कर लीजिए, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है। ये हो जाता है आपका इसका 5 mm क्रॉस सेक्शनल एरिया का होता है, और स्पेस आपको बता ही रखे ऑलरेडी 9 मीटर के आसपास में रहता है। कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, 9 मीटर के आसपास में ये रहता है, ठीक है ना। तो ये था आपका कंपोजिशन, आप इनसे इसको ध्यान में रखिएगा। और जनरली हम लोग कॉपर की जगह पर उसमें मिल्क मिला देते हैं, ब्रॉन्ज भी मिला देते हैं, या फिर कैडमियम कॉपर को मिला देते हैं, एनिल भी कर देते हैं, हार्डोन भी यूज करते हैं। ये सब टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है बढ़ाने के लिए करते हैं। उस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि उसका जो
कंडक्टिविटी होता है वह भी कम हो जाता है, फिर भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कि मतलब OHE ओवरहेड इक्विपमेंट होता है, उसका जब डिजाइन किया जाता है तो इन सब चीजों को दिमाग में रखा जाता है, इन सब चीजों को मतलब ख्याल रखा जाता है, इन सब चीजों को कि बहुत ही माइंड में रखा जाता है कि इसको कंसीडर करके चलना है, और फिर हम उसको डिजाइन करेंगे, और फिर उसके स्ट्रिंगिंग वगैरह के आधार पे फिर और भी हम कैटनरी को डिवाइड करते हैं, बताएंगे अगले क्लास में। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।